Jai Hind everyone. My name is Neha Singh and I welcome you all to the Online Career Academy. हमारी सीरीज जो चल रही थी हिस्ट्री की, उसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे थे, तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड अगर आप आर्मी, नेवी, जीडी, एयरफोर्स, एसएससी, जीडी, एनी डिफेंस एग्जाम और एनी सेंट्रल एग्जाम, किसी की भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है एंड प्लस वीडियो लेक्चर्स आर ऑल्सो बीइंग प्रोवाइडेड। तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन कनेक्ट विद अस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि इंडियन हिस्ट्री। उसमें हम अभी मॉडर्न इंडिया को कवर कर रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहां पर और किस वर्ष में पड़ी थी? तो देखिए, ये पड़ी थी 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। देखिए, मैं आपको बताती हूँ क्या होता था कि जो कांग्रेस थी वो कब गठित हुआ था उसका देखिए 1885 में, 1885 में उसको गठित किया गया था। तो उसके हर साल सेशंस हुआ करते थे, हर साल एवरी ईयर दिसंबर में, मोस्टली दिसंबर में सेशन होते थे। तो कांग्रेस की एक नीति थी जिसका अर्थ ये था कि जिस जगह पर अगर सेशन किया जा रहा है, मान लो सूरत में अगर सेशन किया जा रहा है, तो उस सभा का जो प्रेसिडेंट होगा वो सूरत से नहीं हो सकता। तो इस बात को लेकर नरम दल और गरम दल के बीच में काफी कहासुनी हो गई थी और ये बात इतनी ज्यादा वाद विवाद जो था वो इतना एक्सट्रीम लेवल पर चला गया कि कहते हैं 1907 के जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें किसी ने शू, जो जूता होता है, वो फेंक के मार दिया था। इस वजह से वो लेवल वायलेंट हो गई थी, वो मीटिंग वायलेंट हो गई थी और इसके द्वारा कांग्रेस के दो टुकड़े कर दिए गए थे, एक तरफ नरम दल और दूसरी तरफ गरम दल। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए थे? तो देखिए, लाला लाजपत राय के बारे में आपको पता है, उनके सर पर लाठी मारी गई थी, किसका विरोध कर रहे थे वो? साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन जो आ रहा था इंडिया में, उसका विरोध करने के लिए वो अलग अलग जगह पर उनका विरोध हुए थे। तो पंजाब में जो थे लाला लाजपत राय उनका विरोध कर रहे थे, तो पुलिस ने ऑर्डर दिया और उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया। इनके सर पर लाठी लगी थी जिसकी वजह से ये कुछ टाइम बाद हॉस्पिटल में रहे थे और फिर इनकी डेथ हो गई थी। तो ये जो साइमन कमीशन है ये इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन इसका विरोध क्यों कर रहे थे? देखिए, साइमन कमीशन में 7 मेंबर्स थे, ओके, और वो किस लिए आए थे इंडिया में? इंडिया के जो आने वाले टाइम में रिफॉर्म्स करने हैं जो, उनके बारे में चर्चा करने आए थे इंडिया में। तो अब आप सोचिए, जो लोग इंडिया के डेवलपमेंट की बात करने आ रहे हैं और उन 7 के 7 लोगों में एक भी, नॉट अ सिंगल वन वाज इंडियन। तो ये मेन रीजन था इसका, साइमन कमीशन का विरोध करने का, कि जब आप बात इंडिया की कर रहे हो, विकास इंडिया का होना है, तो वहां पर लोग भी तो इंडिया के होने चाहिए ना। सो दैट वाज द रीजन। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, पूना समझौता, पूना पैक्ट जो है, महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? वो होता बी आर अम्बेडकर जी के बीच में। अच्छा, आप मुझे बताइए, ये जो पूना पैक्ट था, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, जो पूना पैक्ट था ये साइन किस किस के बीच हुआ था? ये जो पूना पैक्ट था ये अभी हमने पढ़ लिया कि हुआ किस किस के बीच में था समझौता, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर। अब यहाँ पर जो जिसने साइन किए थे, मुझे आप उनका नाम बताइए, उनका नाम चले एक एक मैं बता देती हूँ। एक थे बी आर अम्बेडकर, दूसरे जो है जिन्होंने साइन किए थे उसका नाम आप बताइए मुझे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो 1914 से लेके 1918 और 19 तक चला था, ओके। और जो होम रूल लीग है उसकी स्थापना करी गई थी 1916 में, ओके। सो नाउ यू हैव गॉट द आंसर, कब की गई थी? 1916 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था, ये मेंशन भी किया था इसे स्पेसिफिकली। तो ये की गई थी 1906 में। इसके बाद ही 1909 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जिसको पार्लियामेंट्री रिफॉर्म कहा जाता है, वो इसके बाद ही आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्योंकि अभी बताया मैंने आपको। देखिए, उन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया था क्योंकि कमीशन के सभी जो सदस्य थे वो कौन थे? अंग्रेज थे, एक भी उनमें इंडियन नहीं था। तो दैट वाज द बिगेस्ट रीजन टू अपोज द साइमन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे?
हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? तो ये कौन थे? जी.के. गोखले, मतलब गोपाल कृष्ण गोखले, और ये गांधी जी के गुरु भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकाटा, मद्रास तथा बंबई में उच्च न्यायालय किस वायसराय के कार्यकाल के अस्तित्व में आए थे? तो ये आए थे लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। किसके टाइम पे? लॉर्ड कैनिंग। ये लॉर्ड कैनिंग कौन है? जो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? बाल गंगाधर तिलक जो है वो अपना राजनीतिक गुरु कहते थे किसको? दादा भाई नौरोजी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। देखिए, गांधी जी उस टाइम पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था उसको चला रहे थे। तो इरविन जो है उसने कहा कि एक काम करते हैं, हम बैठते हैं, हम मीटिंग करते हैं एंड लेट्स कम टू द कंक्लूजन। आप अपना जो आंदोलन है वो बंद कर दीजिए और आपकी जो डिमांड्स हैं वो हमारे सामने रखिए, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 सेज कि भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? भारत में जो कैबिनेट मिशन आया था वो किस लिए भेजा गया था? शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। देखिए, पहली बात तो कैबिनेट मिशन आया कब था? कैबिनेट मिशन आया था 1946 को, 1946 को। किस लिए आया था? तब तक भारत में ये हो गया था कि अब ब्रिटिशर्स जो है वो पावर ट्रांसफर करने वाले हैं इंडियंस को, मतलब छोड़ के जाने वाले हैं। लेकिन छोड़ के जाने से पहले उनको कुछ जो व्यवस्थाएं हैं, जो कुछ शासन की व्यवस्था है, उसका तो इंतजाम करके जाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए कैबिनेट मिशन भेजा गया था, जिससे कि शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए कि अब आगे जो हम तो चले जाएंगे, लेकिन हमारे जाने के बाद में जो आपका देश है उसका संचालन किस तरीके से करना है, तो उसके लिए कैबिनेट मिशन भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? कौन सा मुख्य कारण था? तो ये था क्रिप्स मिशन की विफलता। अभी देखिए, क्रिप्स मिशन भी कैबिनेट मिशन की तरह ही ब्रिटिशर्स ने भेजा था। किस लिए भेजा था? कि भाई इंडिया में जाके जो भी वहां पर चल रहा है उसको शांत करके आओ। देखिए, जो क्रिप्स मिशन है इसको गांधी जी ने एक बहुत अच्छी चीज कही थी इसके लिए। उन्होंने कहा था कि ये एक ऐसी बैंक का चेक है जो डूबने वाली है। इसके लिए कहा था द चेक ऑफ अ क्रम्बलिंग बैंक। मतलब क्रिप्स मिशन ऐसा मिशन था। क्रिप्स मिशन में देखिए क्या कहा गया था? 1942 में आया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसी टाइम, 1938-39 से स्टार्ट हो गया तो और खत्म कब होगा पता नहीं। तो जब आप सोचिए, जब अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है, अभी चल रहा है, 42 का टाइम है, वो लोग आते हैं, वो कहते हैं कि आप युद्ध में हमारा साथ दीजिए इंडियन से, और हम युद्ध खत्म होने के बाद में आपको आजाद कर देंगे। आप सोचिए, अभी जब कोविड अपने पीक उस पे था, आप इसको बहुत ही लॉजिकली प्रैक्टिकली समझिए। जब कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, तो कोई अगर आपसे कहे कि जैसे ही कोरोना खत्म हो जाएगा मैं आपको ये इतने रुपए दे दूंगा, तो क्या आपको पता था कि कोरोना कब खत्म होगा? नहीं पता था ना। वो तो एक अनसर्टेन सिचुएशन थी। इसी तरह से वॉर का चल रहा था। जब वॉर चल रहा है एंड दैट टू वर्ल्ड वॉर, जिसका कोई आइडिया नहीं कि कब खत्म होगा, तो आप उसके बाद के लिए बोल रहे हो कि हम आपको वॉर खत्म होने के बाद में सारी शक्ति आपको दे देंगे। तो वॉर तो अनिश्चित है, पता नहीं कब खत्म होगा। तो इसलिए गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को कहा था कि एक ऐसी बैंक का चेक दिया जा रहा है हमें जिसको जो आने वाले समय में डूबने वाले, जिसका कोई पता नहीं है कब डूब जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? तो देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो अगस्त में शुरू किया गया था। ओके, किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर गवर्नमेंट का गठन किया गया था बलिया। बलिया कहाँ पर है? बलिया इज इन यूपी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। देखिए, चौरी चौरा कांड जो हुआ था 1922 में हुआ था, उस वक्त तक 1920 से असहयोग आंदोलन चल रहा था और ये बहुत ही पीक पर पहुंच चुका था। बहुत मतलब इसमें यह था कि हिंसा नहीं करनी है हमें। गांधी जी का दो चीजें हमेशा थी, एक तो सत्य और दूसरा अहिंसा। तो हिंसा नहीं करनी है किसी भी एंगल से, और हमें अपने सत्याग्रह को आगे बढ़ाते रहना है, आंदोलन को आगे बढ़ाते रहना है।
लेकिन होता क्या है कि 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन और 1922 तक आते आते एक रैली निकल रही थी। चौरा चौरी एक जगह है, वहां से रैली निकल रही थी। तो उसमें क्या हुआ कि कुछ एक पुलिस स्टेशन पड़ता था, एक क्या पड़ता था, पुलिस स्टेशन। ठीक है, तो वहां से जब लोग निकल रहे थे, उस पुलिस में जितने भी लोग थे वो सब थे ब्रिटिशर्स। तो जो लोग थे वो भड़के हुए तो पहले ही थे, ब्रिटिशर्स थे। उन्होंने जैसे ही पुलिस वालों को देखा तो उनका माथा सनक गया। उन्होंने क्या किया कि इस पर डाला पेट्रोल और इस पुलिस थाने को जला दिया, उसको स्वाहा कर दिया। तो कहते हैं कि इसमें जितने भी पुलिस वाले थे, 20, 22, 40 जो भी थे, वो सब जल के राख हो गए थे। तो ये बहुत बड़ी हिंसा हो गई थी। इसकी वजह से गांधी जी को बहुत धक्का लगा था कि जो मेरा इम्पोर्टेंट, जो मेरा मेन प्रिंसिपल है, उसी को फॉलो नहीं किया जा रहा, तो मैं ये आंदोलन नहीं चलाऊंगा। और इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, अहस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या होता है? अहस्तक्षेप नीति का अर्थ होता है कुछ प्रतिबंधों का हट जाना, मतलब कि कुछ कुछ ऐसे नियम हैं जो हट जाएंगे आपके ऊपर से, कुछ ऐसे जो रेस्ट्रिक्शंस है वो हट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय जी ने। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं? ये किसने कहा था? जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम। किसने कहा था? ये कहा था जॉन लॉक ने। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां क्या है? तो वो है समझाना और प्रचार करना। मतलब लोगों को अपने मन से होना चाहिए कि हम ये करना चाहते हैं, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए किसी तरह की। देखिए, अगर आप हमारी ऑनलाइन करियर अकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो आपको मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। आप इन पर कांटेक्ट करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जहां पर आपको ये जो पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद के संस्थापक कौन थे? देखिए, रशिया में भी क्रांति चली थी, ठीक है, रशिया में भी रिवॉल्ट चले थे, तो उसके सह संस्थापक सदस्य कौन थे? तो उनका नाम था मिखाइल बैक्यूनिन। मिखाइल बैक्यूनिन। क्वेश्चन नंबर 21, चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, आपको पता हो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है वो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट वॉल है, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? शी हुआंग टी ने। ये चाइनीज नाम है, ऐसे ही होता है, शी हुआंग टी ने। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित थी? दास कैपिटल जो कार्ल मार्क्स की जो बुक थी वो कब प्रकाशित हुई थी? वो हुई थी 1867 में। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई? किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई? तो वो हुई थी ट्रफलगर की लड़ाई। ट्रफलगर का जो युद्ध हुआ था उसमें नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ था? देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था वो किसके पतन के बाद हुआ था? वो हुआ था बास्टील के पतन के बाद। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है? बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है? तो वो है अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध। अमेरिकी फ्रीडम जो बैटल चला था, वो उसका जो इनिशिएटिव लिया गया था वो लिया गया था बोस्टन चाय पार्टी। इसकी बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है, किसी दिन अपने पूरा लेक्चर लेंगे तब इसके बारे में बताएंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 26, 1854 से 1856 में क्रीमियन युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? क्रीमियन वॉर हुआ था, वो किन किन के बीच लड़ा गया था? जर्मनी के 0712 यूनाइटेड किंगडम के साथ। ओके, किसके साथ? जर्मनी का जो एक किंगडम था, यूनाइटेड किंगडम के साथ ये युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 27, इट सेज किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई एम टेलिंग यू, इसको आप रट लीजिए। ये कहता है कि किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध का समापन हुआ था? तो वो हुआ था ट्रीटी ऑफ वर्सल्स, वर्सल्स की संधि। ओके, इसके द्वारा प्रथम विश्व युद्ध का जो समापन हो गया था, और जो भी नियम है वो किस देश, कौन जीता था, कौन हारा था, किस पर कितना जुर्माना लगा था, किसके पास कितनी पावर आई थी, ये सब पूरे लेक्चर में ही कवर हो सकता है। इतना शॉर्ट टॉपिक नहीं है जो आपको बहुत जल्दी बता सके। क्वेश्चन नंबर 28, ये क्या कहता है, राज सिंहासन पर बैठने वाला सबसे अधिक आयु का ब्रिटिश राजा और रानी
कौन था सबसे अधिक आयु का राजा रानी कौन था? तो वो थी क्वीन मैरी ट्यूडर। ये बहुत ही अपने ओल्ड एज में जाके क्वीन बनी थी। क्वेश्चन नंबर 29, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? भीमबेटका जो गुफा है वो कहाँ पर है? एमपी, मध्य प्रदेश में। एमपी की कैपिटल क्या है? भोपाल। क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता है उसके बारे में हम पढ़ा था कि वो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से उसका था। देखिए इस तरह से उनके घर बने होते थे, ऐसे ना चौराहे बने होते थे और ऐसे कॉर्नर से नालियां कटी होती थी और ऐसे बड़ी बड़ी गलियां थी, तो चौड़ी और सीधी, मतलब वो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से वहां का प्लानिंग, टाउन प्लानिंग जो की गई थी सिंधु घाटी सभ्यता की। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो देखिए हड़प्पा जो है वो पाया जाता है रावी के तट पर, और हड़प्पा और सिंधु के तट पर मोहनजोदड़ो। रावी के तट पर कौन पाया जाता है? हड़प्पा, और जो सिंधु नदी है उसके तट पर मोहनजोदड़ो सभ्यता जो है वो पाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 32, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो दिस इज अननोन। आज इतने सालों के बाद भी हम इस बात के नतीजे तक नहीं पहुंच पाए हैं कि जिस लिपि में सिंधु घाटी सभ्यता के जो अभिलेख वगैरह लिखे गए हैं वो कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, वो अभी तक हमें समझ में नहीं आए हैं। क्वेश्चन नंबर 33, मोहनजोदड़ो का में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? सबसे बड़ा भवन कौन सा था? ओके, इसका आंसर नहीं दे रखा है यहाँ पे, मैं आपको बताती हूँ। सबसे बड़ा भवन था वहां पे सिटाडेल, जिनको बोलते हैं सिटाडेल। वो एक 2 मंजिला इमारतें हुआ करती थी, वो उनको कहा गया है सबसे बड़ा भवन। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से एक मूर्ति मिली है जिसमें कि नृत्य करती हुई बालिका, ब्रॉन्ज की मूर्ति मिली है जिसमें नृत्य करती हुई बालिका का जो है चित्रण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? पतन नगर कौन से नगर के बाद में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होना शुरू हो गया था? तो वो था लोथल। बहुत सारी जो आइडियोलॉजीज वो चलती हैं कि किन किन वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। कुछ कहते हैं कि आर्यन आए थे, कुछ कहते हैं बाढ़ आई थी, तो लेकिन इसका कोई डेफिनेट कंक्लूजन अभी तक नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 36, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी व्यापार। देखिए आज हम बात करते हैं आज से करीब 5000 से 6000 साल पहले सिंधु घाटी जो थी सभ्यता, वो उस टाइम इराक को उस टाइम क्या कहा जाता था? मेसोपोटामिया, उसके साथ इनके व्यापारिक संबंध हुआ करते थे। तो आप सोच सकते हैं उस वक्त भी इनके व्यापारिक संबंध थे, तो इनका जो अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमिक को स्ट्रॉन्ग करने वाला पॉइंट था वो दैट वाज व्यापार। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? शॉर्तगुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? वो अभी कौन से देश में चलेगी? अफगानिस्तान। अब देखिए पहले कोई देश नहीं बने हुए थे, पहले सब एक नॉर्मल लैंड था, उसके ऊपर कोई देश नहीं बना था तब तक। तो अब जब देश बने तो जो एरिया जिस देश में चला गया वो वहीं का कहलाएगा। तो जो शॉर्तगुई है वो अभी कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। देखिए वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं त्रिरत्न। ठीक है, बौद्ध के 3 रत्न होते हैं, तो वो तीनों क्या कहलाते हैं? किससे बने होते हैं? बुद्ध धम्म और संघ से। क्वेश्चन नंबर 40, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? देखिए बौद्ध के जितने भी स्तूप मिलेंगे उनको एक्चुअली कहा जाता है स्तूप। तो वो जो स्तूप मिलेंगे देखिए वो कुछ इस तरह से बने होंगे, ऐसे, और फिर इनके ऊपर ऐसा कुछ बना। ओके, यहाँ बनाते हैं, ओके समथिंग लाइक दिस, और फिर इनके ऊपर ऐसे। ओके, ये जो स्ट्रक्चर है ना ये बनता है बौद्ध के जो स्तूप होते हैं उनका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय इतिहास के युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो वो कब रखते थे? बुद्ध के युग में।
क्वेश्चन नंबर 43 इट सेज कि भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन कहा जाता है? महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो वो प्राप्त किया था इन्होंने पावा। पावा एक जगह है, वहां पर इन्होंने परिनिर्वाण प्राप्त किया था। परिनिर्वाण मतलब इन्होंने अपने आप को ईश्वर को सौंप दिया था। 45 क्वेश्चन क्या कहता है? हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक। जो पूरी हिस्ट्री है उसका फादर किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। क्वेश्चन नंबर 46 किसकी सेना ने ग्रीक शासक के साथ झेलम नदी के तट पर युद्ध किया था? किसकी सेना ने ग्रीक शासक के साथ झेलम नदी के तट पर किया था? तो ये था, इसका नाम है पोरस। पोरस ने युद्ध किया था अलेक्जेंडर के साथ। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? तो वो गुजारे थे श्रवणबेलगोला। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अपने अंतिम दिनों में उसने कौन से धर्म को अपना लिया था? जैन धर्म को। और जिस तरह से जैन जो होते हैं वो रहते हैं, उनकी हिसाब से चंद्रगुप्त मौर्य ने रहना स्टार्ट कर दिया था, जंगलों में अपना जीवन व्यतीत करने लगा था और लास्ट में अपना निर्वाण प्राप्त कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 48 प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? अभी मैंने बताया आपको, तो वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो वो था तक्षशिला। देखिए तक्षशिला यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की सबसे पहला कॉलेज, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी जिसको कहा जाता है, दिस इज वर्ल्ड्स फर्स्ट। और बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है कि दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी कहाँ थी? हमारे इंडिया में थी उस वक्त। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना की थी कौटिल्य। कौटिल्य कौन है? कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? चाणक्य। ये किसके वो थे? मंत्री, महामंत्री किसके थे? ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री। इन्होंने ही चंद्रगुप्त को एक सम्राट बनाया था। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो देखिए फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज ऑनलाइन करियर एकेडमी बीकानेर। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको फ्री लाइव क्लासेस लेनी है तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा ऐप भी है ऑनलाइन करियर एकेडमी के नाम से, आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट सिंपली गो टू दी प्ले स्टोर एंड जस्ट टाइप ऑनलाइन करियर एकेडमी, तो वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा हमारा, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो देखिए आर्मी की जो प्रिपरेशन होती है वो एक, उसमें सिर्फ किताबी ज्ञान जरूरी नहीं होता, उसके लिए आपको एक जज्बा चाहिए होता है। तो आई वुड से अपना जोश हाई रखिए यार, हमेशा हाई रखिए और ट्रस्ट योरसेल्फ। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे कोई और पर विश्वास नहीं करेगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी ही विद द न्यू सीरीज और बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ और बहुत ही छोटी छोटी कहानियों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद।